Very good morning everyone. So myself is MD Yahya and today I am going to deals about the PBR 322. अभी का ये टॉपिक है PBR 322 और ये टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। अभी अपना बायोटेक्नोलॉजी वाला सीरीज़ चल रहा है, इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, आगे भी बनाता रहूँगा। अभी इस पे छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट 15 मिनट के, लेकिन आज जो PBR 322 है ये थोड़ा सा उम्मीद है कि 15-20 मिनट का लेक्चर बन सकता है। तो अपने साथ एक पेन और पेपर ले ले और इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट नोट्स बनाते चले। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ डिले। टॉपिक है आपका PBR 322। सबसे पहले बात करते हैं कि PBR क्या है। एक्चुअली P फॉर प्लाज्मिड एंड BR फॉर इट्स फाउंडर, जो इसके फाउंडर थे बोलिवर एंड रॉड्रिग्ज, और ये 322 इसका नंबर बता रहा है, दैट इज़ नंबर ऑफ द डिस्कवरी। बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लाज्मिड बन चुके थे, उसमें ये PBR 322 नंबर, ये 322वें नंबर का ये प्लाज्मिड है एंड इट्स एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, तो इसके बारे में बात करना है कि ये क्या है। पहले इसके डायग्राम से समझते हैं पहले, क्योंकि डायग्राम थोड़ा ज़रूरी चीज़ है, इसमें बिना डायग्राम के काम नहीं चल सकता है। सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द PBR 322। और ये डायग्राम आप लोगों को भी ड्रॉ करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलता है। ये PBR 322 का एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है, ये एक आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है PBR 322, PBR 322 का। इसमें दो अलग अलग सेलेक्टेबल मार्कर्स लगे हुए हैं। एक ये जो सेलेक्टेबल मार्कर है, ये सेलेक्टेबल मार्कर लेट सपोज दैट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का है, R फॉर रेजिस्टेंस, तो एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का है। और दूसरा वाला जो है सपोज दैट ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का है, तो एम्पिसिलिन हम यहीं पे लिख देते हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का ये वाला एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का सेलेक्टेबल मार्कर है। इस PBR 322 के कुछ फीचर्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पर लिखते भी चलते हैं साथ में। इसका कुछ फीचर्स भी है, इसके कुछ फीचर्स भी हैं, इस फीचर्स के बारे में बात किया जाए। सबसे पहले कि इस PBR 322 में हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स, 2 एंटीबायोटिक कंटेनिंग सेलेक्टेबल मार्कर। इसमें 2 एंटीबायोटिक वाला सेलेक्टेबल मार्कर लगा हुआ है। सेलेक्टेबल मार्कर हमें किस चीज़ में हेल्प करता है, ये रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच में डिफरेंस को बताता है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच में डिफरेंस को बताता है सेलेक्टेबल मार्कर। तो इसमें 2 एंटीबायोटिक लगा हुआ है। पहला जो एंटीबायोटिक है, इसमें एक एंटीबायोटिक है जिसको हम लोग बोल रहे हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, और दूसरा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। थोड़ा सा रटने वाला ये टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस पूछता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ इसमें हम लोग अपने तरफ से एक्स्ट्रा भी करेंगे। तो ये एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इसमें और दूसरा टेट्रासाइक्लिन लगा हुआ है। अगर इस टेट्रासाइक्लिन में देखोगे तो इस टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर में 2 हमें रिकॉग्निशन साइट देखने को मिलेगा। एक है बाम H1 और दूसरा है SAL1। ये 2 यहाँ पे सेलेक्टेबल मार्कर, ये 2 यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट है, और एम्पिसिलिन पे भी 2 रिकॉग्निशन साइट लगा हुआ है। अंदर में ही लिख देते हैं, इस तरफ जगह नहीं है। एक है इसमें PVU1 और दूसरा है इसमें PST1, दूसरा है PST1। ठीक है, तो इसमें 2 अलग अलग इस तरह से सेलेक्टेबल मार्कर, इसमें रिकॉग्निशन साइट लगे हुए हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि रिकॉग्निशन साइट भी क्या होता है। उसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ 3 अलग अलग और भी रिकॉग्निशन साइट देखने को मिलेंगे। जैसे एक रिकॉग्निशन साइट होगा इको R1 का, दूसरा रिकॉग्निशन साइट है CLA1 का, और तीसरा रिकॉग्निशन साइट है इसमें HIND3 का रिकॉग्निशन साइट है। उसके अलावा नीचे में यहाँ पर ओरी साइट होगा। ओरी साइट मतलब कि जहाँ से ओरिजिन स्टार्ट होगा, origin of replication. This is
ओरी साइट, जो कि हर किसी भी एक प्लाज्मिड वेक्टर में होना ही चाहिए। और इस ओरी साइट के अलावा यहाँ पर हमें एक रोप मिलेगा, रोप, ROP रोप, ROP रोप। ये रोप क्या है? इस रोप का पूरा नाम हम लोग देखते हैं, इसका पूरा नाम है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। इसका पूरा नाम है रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन। और ये बात NCERT लिखता है कि ये रोप करता क्या है कि ये प्लाज्मिड को रेप्लिकेट करने में जिस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी वो प्रोटीन बनाता है। तो रोप क्या करेगा? फॉर्म्स प्रोटीन दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के रेप्लिकेशन के लिए जो प्रोटीन चाहिए वही प्रोटीन ये रोप बनाता है, रिप्रेसर ऑफ प्रोटीन इसे हम कहते हैं। और ये ओरी साइट है, ओरी साइट से क्या होता है, यहाँ से ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ से क्या होगा? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये इसका ओरी साइट है। इसी रोप वाले में एक और रिकॉग्निशन साइट लगा हुआ है, इसका नाम है PVU2। इसका नाम है PVU2। तो अब थोड़ा इसके बारे में देखा जाए कि ये क्या है। ये था PBr322 का डायग्राम। तो हम लोग देख रहे हैं इसके पास फीचर क्या है कि 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। टेट्रासाइक्लिन में अगर देखोगे तो टेट्रासाइक्लिन में रिकॉग्निशन साइट कौन कौन सा है? टेट्रासाइक्लिन में और एम्पिसिलिन में दो अलग अलग रिकॉग्निशन साइट लगे हुए हैं, रिकॉग्निशन साइट। तो भाई टेट्रासाइक्लिन में कौन सा रिकॉग्निशन साइट है? देखो यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन में बाम H1 और साल1, बाम H1 एंड साल1, ये 2 अलग अलग रिकॉग्निशन साइट है विच इज़ प्रेजेंट इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। उसके अलावा एम्पिसिलिन में है PVU1 एंड PST1। These 2 recognition sites are present within the ampicillin resistance selectable marker। ठीक है, तो अब तक इसमें टोटल 4 हमें रिकॉग्निशन साइट मिला है। और भी रिकॉग्निशन साइट कौन कौन सा है? EcoR1, CLA1, HindIII एंड अदर रिकॉग्निशन साइट। EcoR1, CLA1, HindIII। एक और रिकॉग्निशन साइट है जो कि ROP रोप पे प्रेजेंट है। तो रोप पे कौन सा प्रेजेंट है? अगर ROP रोप की बात करोगे तो रोप पे कौन सा है? देखो इधर PVU2 रोप पे है, PVU2। तो इसमें टोटल कितने रिकॉग्निशन साइट है? अगर बात करें टोटल रिकॉग्निशन साइट, टोटल रिकॉग्निशन साइट इस पे कितना है भाई? सो लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो टोटल 8 रिकॉग्निशन साइट इज प्रेजेंट। टोटल 2 selectable marker is present, tetracycline and ampicillin. Within the selectable marker, within both the selectable marker, 4 रिकॉग्निशन साइट्स आर प्रेजेंट। तो ये अलग अलग इसका फीचर है। इसके बारे में पूछता है घुमा फिरा करके एग्जाम में, ये किसी भी तरह के एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चाहे नीट हो या बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, इसके बारे में कोई गारंटी नहीं है क्योंकि टॉपिक काफ़ी बड़ा है। और PBR322 इज़ द वेरी वेरी क्लासिकल एग्जाम्पल। ये काफ़ी क्लासिकल एग्जाम्पल है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है। इफ़ यू वांट टेक स्क्रीनशॉट देन डू दैट। ले लिया है क्योंकि मैं इसे भी मिटाऊंगा और हम लोग इसके बारे में थोड़ा कुछ अब बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये इसका फीचर था, नॉर्मल सा फीचर। अब तुमसे एक सवाल इसमें पूछा जाए, अगर तुम्हें इसका डायग्राम याद नहीं रहेगा तो इसके बारे में सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशन एंजाइम रिकॉग्निशन साइट is present out of selectable marker।
सेलेक्टेबल मार्कर। सिंपल सा सवाल था, बन जाएगा, लेकिन इसको बनाने के लिए तुमको इसको याद तो होना चाहिए। ऐसे पूछेगा सवाल कि कौन सा रिकॉग्निशन साइट सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर है। तो सेलेक्टेबल मार्कर दो है आपके पास, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन। टेट्रासाइक्लिन में बाम H1 और साल1। तो टेट्रासाइक्लिन में बाम H1 है, ये आंसर नहीं होगा। साल1 इसमें ऑप्शन दिया नहीं है। एम्पीसिलिन में कौन कौन सा है, PVU1 PST1। एम्पीसिलिन में PVU1 और PST1, ये दोनों नहीं होगा। सो CLA1 कहाँ पर प्रेजेंट है, जस्ट आउट ऑफ द सेलेक्टेबल मार्कर। देखो CLA1 कहाँ पर है, सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर है, ना तो टेट्रासाइक्लिन में है ना तो एम्पीसिलिन में है, सेलेक्टेबल मार्कर के बाहर ये प्रेजेंट है। तो इस तरह से सवाल इसमें पूछे जा सकते हैं। ये मेरा एक अपना थाउट्स है, अपना आइडिया है, ठीक है। अब सवाल एक्चुअली में कैसे पूछेगा ये किसी को नहीं पता है। सो दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी द एंटायर सिलेबस। हम लोगों को पूरे सिलेबस को पढ़ना है, क्योंकि कहाँ से सवाल पूछे ये हम लोगों को नहीं पता है। अब इसमें अगर मान लो कि अगर अपने पास PBr322 नाम का प्लाज्मिड वेक्टर है और हम चाहते हैं कि इस प्लाज्मिड वेक्टर से आप मतलब कि इसका ग्रोथ करवाना, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट का हमको बहुत सारा कॉपी चाहिए। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या है कि सपोज दैट कई बार, अब जैसे मान लो कि ये आपका प्लाज्मिड है, एक ये प्लाज्मिड है आपका, ये प्लाज्मिड है और एक ये दूसरा प्लाज्मिड है। बहुत सारा प्लाज्मिड है, इसमें से दो प्लाज्मिड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही PBr322 का प्लाज्मिड है। तो PBr322 का प्लाज्मिड में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस और यहाँ पर क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस। यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस एंड हेयर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट, ठीक है। अब क्या किया कि हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके हमने टेट्रासाइक्लिन को कट कर दिया। टेट्रासाइक्लिन को कट करने के लिए आपके पास में कौन कौन सा एंजाइम होना चाहिए। सपोज दैट यू हैव बाम H1, तुम्हारे पास बाम H1 नाम का एंजाइम है। तो बाम H1 एंजाइम जब तुम इस पर डालोगे तो बाम H1 कहाँ पर कट करेगा, अपने साइट पे कट लगाएगा, मतलब बाम H1 यहाँ पर कट लगाएगा। और जब बाम H1 इस वाले साइट पे कट लगा देगा तो अब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर सेट होगा, इस बाम H1 के साइट पर सेट हो जाएगा। अब तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर तुम यहाँ पे लाके अगर सेट कर दोगे बाम H1 पे, तो उस वक्त क्या होगा कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस काम नहीं कर पाएगा। मतलब कि इस प्लाज्मिड को अगर तुम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में डाल देते हो और उस होस्ट ऑर्गेनिज्म को अगर टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में रखा जाएगा तो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो सपोज दैट तुमने यहाँ पर क्या किया कि तुमने टेट्रासाइक्लिन कट कर दिया एंड यू जस्ट फिट योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर इसमें तुम क्या देखोगे कि क्या इसमें एम्पीसिलिन प्रेजेंट है, क्या इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है, क्या इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, नहीं है। तुमने इसे भी कट किया, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्लाज्मिड को कट करने के बाद में वो वापस फिर से जुड़ जाता है, फिर से वापस वो जुड़ जाता है। तो अगर ये कट होने के बाद में वापस फिर से जुड़ गया, मतलब कि इसमें तुम्हारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अभी नहीं है, नो जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या इसके पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस पावर रहेगा, क्या इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस पावर रहेगा, ये भी रहेगा। इसको हम लोग क्यों समझ रहे हैं, इसको हम लोग इसीलिए समझ रहे हैं, सपोज दैट इसको हम लोग इसीलिए समझ रहे हैं कि मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का जीन है। इस बैक्टीरिया के पास मान लो अगर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है और इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो तुम इस बैक्टीरिया को अगर मान लो तुमने किसी मीडियम में डुबो दिया, इस मीडियम में क्या है, इस मीडियम में सपोज दैट एम्पीसिलिन है, तो क्या इस बैक्टीरिया का डेथ होगा, तुम बोलोगे सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास में एम्पीसिलिन से लड़ने का क्षमता है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस इसके बॉडी में है। तुमने मान लो कोई एक दूसरा मीडियम बना दिया इस मीडियम, ठीक है, और इस मीडियम में क्या है, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है, और इस मीडियम में क्या है, इस मीडियम में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। तो क्या इस बैक्टीरिया का डेथ होगा, तुम बोलोगे नहीं सर, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। तो दोनों ही कंडीशंस में बैक्टीरिया क्या होगा, अलाइव रहेगा। लेकिन अगर किसी बैक्टीरिया के पास में सपोज दैट ये कोई बैक्टीरिया है और इसके पास में एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस है और इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो तुम अगर इस बैक्टीरिया को तुम अगर एम्पीसिलिन मीडियम में अगर डालोगे
एम्पिसिलिन मीडियम में तुम अगर डाल दोगे, ये मीडियम एम्पिसिलिन है, एम्पिसिलिन इज़ द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बैक्टीरियाज को मार देते हैं। तो इस बैक्टीरिया का डेथ होगा कि सर्वाइव करेगा? तुम बोलोगे कि सर ये सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि इसके पास में देखिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन है, एम्पिसिलिन से ये लड़ सकता है। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर क्या होगा, सर्वाइव कर जाएगा और आराम से जिंदा रहेगा। लेकिन कोई एक दूसरा बैक्टीरिया है, इसके पास में क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, और तुमने इस बैक्टीरिया को कौन से मीडियम में रखा है, मान लो ये मीडियम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो क्या ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा? तुम बोलोगे कि नहीं, ये बैक्टीरिया, इसका यहाँ पे डेथ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन नहीं है, ये टेट्रासाइक्लिन से नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो ये टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम है, तो इस बैक्टीरिया का यहाँ पे क्या होगा, डेथ हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ में आया है कि अगर किसी के पास में कोई रेजिस्टेंस है और किसी के पास में किसी चीज़ के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस लड़ने में हेल्प करता है। तो अगर इस प्लाज्मिड का तुमने अगर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस को तुमने कट कर दिया जीन को, और तुमने अगर अपना कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन इसका डीएक्टिवेट हो जाएगा। मतलब इस बैक्टीरिया के पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब नहीं है, इस प्लाज्मिड के पास में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, और इस प्लाज्मिड को तुम जिस बैक्टीरिया में डालोगे उस बैक्टीरिया के पास क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं रहेगा और उसका डेथ हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन मीडियम में उस बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, यानी कि ये बैक्टीरिया अब टेट्रासाइक्लिन से नहीं लड़ सकता है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हम लोग को एक क्वेश्चन करना है, तो इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें थोड़ा सा भी एक प्लेटिंग का कॉन्सेप्ट है, उस प्लेटिंग के बारे में सीखेंगे कि प्लेटिंग कैसे किया जाता है और कितने प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी, और उस प्लेटिंग से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा बैक्टीरिया क्या है। इसको मिटा रहे हैं। तो चलो देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बस इसको ध्यान से देखते रहो, ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा कि फिर आगे कोई चीज़ का प्रॉब्लम होगा नहीं, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सपोज दैट आपके पास में ये प्लाज्मिड है एक, इस प्लाज्मिड में क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है। ये कोई दूसरा प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड में यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, और इस प्लाज्मिड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। हमने इसके टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाले जीन को कट कर दिया, और कट करने के बाद में हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आके फिट हो गया। तो अब ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया ये, कोई डाउट इसमें? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में अब चूंकि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन में है, तो टेट्रासाइक्लिन का जीन कट चुका है, और यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन क्या हो चुका है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास अब, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और इसमें क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है। तुमने क्या किया कि तुमने इसके भी टेट्रासाइक्लिन को कट किया। कट करने के बाद में कई बार ऐसा होता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे आके फिट नहीं हो सकता है, कई बार ऐसा होता भी है। तो ये अपने आप क्या हुआ, जुड़ गया वापस, फिर से प्लाज्मिड अपने आप जुड़ गया। तो जब ये प्लाज्मिड अपने आप वापस फिर से जुड़ गया, तो क्या इसके पास इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है? बिल्कुल है। ये किस टाइप का प्लाज्मिड हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया, नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इसके पास क्या क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है सर। इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, बिल्कुल है। तो ये दो अलग अलग कंडीशंस है प्लाज्मिड का, इसके बारे में थोड़ा देखो। अब क्या है कि आपके पास 3 अलग अलग बैक्टीरियाज हैं, 3 अलग अलग बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के बॉडी में रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है। सपोज दैट ये रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के बॉडी में है, ठीक है। इसको बैक्टीरिया नंबर ए बोल दिया, बी एंड सी। इस बैक्टीरिया के पास इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें कौन सा प्लाज्मिड है, ये वाला प्लाज्मिड जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। इसमें एम्पिसिलिन भी है, इसमें टेट्रासाइक्लिन भी है और एम्पिसिलिन भी है। इसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं है और इसमें एम्पिसिलिन है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में ये इसका जेनेटिक मटेरियल, इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं आएगा, तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये बैक्टीरिया है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट
नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये बैक्टीरिया कैसा है? नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि इसके पास नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और ये बैक्टीरिया कैसा है? इसके पास प्लाज्मिड कैसा है भाई? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? रिकॉम्बिनेंट। और प्लाज्मिड इसमें ट्रांसफर हो चुका है, सो इट इज कॉल्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट, इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ये अलग अलग तरह का आपके पास में 3 बैक्टीरिया है। अब हमको चाहिए कि ऐसा बैक्टीरिया हमको चाहिए जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो उसको पहचानने के लिए ही हमारे पास में 2 अलग अलग प्लेटिंग किया जाता है। सपोज दैट ये एक कल्चर प्लेट है जिसमें आप बैक्टीरिया को प्लेट करेंगे, और ये एक दूसरा वाला कल्चर प्लेट है जिसमें आप बैक्टीरिया का कल्चर करेंगे। बैक्टीरिया का ग्रोथ करवाया जाता है बैक्टीरियल कल्चर प्लेट में। तो सपोज दैट इसमें मीडियम डाला गया है एम्पिसिलिन, इसमें एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक इसमें लगाया गया है, यानी कि ऐसा बैक्टीरिया का इसमें डेथ होगा जिसके पास एम्पिसिलिन नहीं होगा। इसमें कौन सा है? इसमें है टेट्रासाइक्लिन, इसमें है टेट्रासाइक्लिन। तो आपके पास में 2 अलग अलग प्लेट है। ध्यान से देखो, क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में जो लाइन लिखा हुआ है उसको ही हम समझा रहे हैं। वहाँ पे एनसीईआरटी बुक में कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया जा रहा है। अब तुमने क्या किया कि इस बैक्टीरिया पर यहाँ पे एक पेपर रखा और इस बैक्टीरिया को उठा करके तुमने यहाँ रख दिया। तो आपका ए वाला बैक्टीरिया यहाँ पे पहुँच गया, ए वाला बैक्टीरिया है। फिर बी वाला बैक्टीरिया इसी तरह से यहाँ पहुँच चुका है, ये बी वाला बैक्टीरिया है। और जो सी वाला बैक्टीरिया इस तरफ है, इस बैक्टीरिया को तुमने उठा करके अलग अलग जगह पे प्लेटिंग कर दिया, ये सी वाला बैक्टीरिया। ये तीनों का अपना जेनेटिक मटेरियल, तीनों का अपना जेनेटिक मटेरियल। इसके पास प्लाज्मिड है, कौन सा? ये नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, क्योंकि बी वाले के पास क्या है? नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसके पास कौन सा प्लाज्मिड है भाई? रिकॉम्बिनेंट वाला प्लाज्मिड है। मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा ए वाले बैक्टीरिया में है, लेकिन हम लोग को अब तक नहीं पता है कि किस में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला बैक्टीरिया को सेलेक्ट करना है। तुम खुद भी देख रहे हो जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, और इसमें कोई भी प्लाज्मिड नहीं है। मतलब ये बैक्टीरिया कौन सा है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया ये वाला है। तो अब इस प्लेट में एम्पिसिलिन डाला गया है, यानी कि इसमें उस बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा जिसके पास एम्पिसिलिन नहीं है। तो इसमें किसके पास एम्पिसिलिन नहीं है? ए वाले के पास एम्पिसिलिन है सर, टेट्रासाइक्लिन नहीं है लेकिन एम्पिसिलिन तो है। बी वाले के पास एम्पिसिलिन है, यानी बी वाला भी उस मीडियम में सर्वाइव कर जाएगा, ए वाला भी वहाँ सर्वाइव कर जाएगा, एम्पिसिलिन से लड़ने का क्षमता है। और सी वाले के पास तो कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, तो इसके पास ना तो एम्पिसिलिन है ना तो टेट्रासाइक्लिन है। सो दैट्स वाई हेयर द सी टाइप बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव, और इसकी डेथ हो जाएगी, इस बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तो हमको पता कैसे चलेगा कि बैक्टीरिया का डेथ हो गया है? पता ऐसे चलेगा कि जिस बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा उस बैक्टीरिया का यहाँ पे ग्रोथ नहीं होगा, उसका कॉलोनी नहीं बनेगा। बैक्टीरिया का कॉलोनी बनने लगता है। जैसे मान लो सपोज दैट ये कोई कल्चर प्लेट है, कोई बैक्टीरिया को तुमने यहाँ पे रख दिया, इसमें तुमने मीडियम कोई लगा दिया, इसका जो है न्यूट्रिशन लगा दिया, तो ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन खाएगा और रिप्रोडक्शन करेगा। तो इस बैक्टीरिया की यहाँ पर कॉलोनी बनने लगेगी, ढेर सारा बैक्टीरिया बन जाएगा। यहाँ पर बैक्टीरिया की इस तरह से कॉलोनी बनने लगती है। तो इस तरह से बैक्टीरियल कॉलोनी देखो बनने लगा, तो बैक्टीरियल कॉलोनी बन रहा है। तो उसी तरह से इस बैक्टीरिया का कोई भी कॉलोनी नहीं बनेगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये बैक्टीरिया में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। तो अब हमको इतना पता चल गया है कि इसके पास में क्या था, इसके पास में कोई एम्पिसिलिन नहीं है, इसका डेथ हो गया है। अब हम अपने पुराने वाले बैक्टीरिया पे आएंगे। अब हमको इतना जरूर पता चल गया है कि इस दोनों में से कोई एक वाला कॉलोनी ऐसा है जिस कॉलोनी में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब इस कॉलोनी में से, इस वाले कॉलोनी में से बैक्टीरिया को उठा करके कुछ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो। इसमें से हमने उठाया बैक्टीरिया को, हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और इस वाले कॉलोनी से बैक्टीरिया को उठा करके इधर ट्रांसफ़र कर दो। मीडियम कौन सा? इसमें टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स इसमें रखा गया है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल है। इसके पास ये इसका प्लाज्मिड, और इस प्लाज्मिड में क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और यहाँ पर ये इसका प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड में अपने पास में क्या है? जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये कौन सा बैक्टीरिया है? ए वाला बैक्टीरिया, और ये बी वाला बैक्टीरिया। क्योंकि सी वाले का डेथ हो चुका था और हमको अभी ये पता करना है कि ए वाले में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि बी वाले में। तो हमने इसमें टेट्रासाइक्लिन डाला और ए वाला बैक्टीरिया यहाँ और बी वाला बैक्टीरिया यहाँ। तो बी वाले के पास देखो, बी वाले बैक्टीरिया के पास
क्या चीज़ है, एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है। यानी कि बी वाला बैक्टीरिया इस टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि बी वाले के पास टेट्रासाइक्लिन है, बी वाले के पास टेट्रासाइक्लिन है। तो बी वाला बैक्टीरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा और इसकी कॉलोनी बढ़ने लगेगी। ए वाला बैक्टीरिया क्या इस मीडियम में सर्वाइव करेगा? ए वाले बैक्टीरिया के पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन को कट करके हमने यहाँ पर देखो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाया था। तो यहाँ पर ए वाले बैक्टीरिया का क्या होगा, डेथ हो जाएगा। ए वाला बैक्टीरिया का यहाँ पर डेथ हो गया। तो अब इससे हमको ये बात समझ में आ जाएगा कि ए वाला बैक्टीरिया में ही हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पर था वो टेट्रासाइक्लिन था, इसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं है, इसलिए ए वाले का डेथ हो गया है और हमको हमारा बैक्टीरिया मिल गया है, इसकी कॉलोनी नहीं बढ़ेगी। हम वापस ए वाले बैक्टीरिया के पास जाएंगे और ये इस बैक्टीरिया को हम रिजेक्ट कर देंगे, बोल देंगे कि तुम्हारे पास हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, सो यू आर नॉट सेलेक्टेड, तुम्हारे पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो हम तुमको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आप PBr322 का यूज़ करते हैं तो PBr322 प्लाज्मिड का यूज़ करके अगर आपको ये पता लगाना है कि किस बैक्टीरिया में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको दो अलग अलग प्लेटिंग करना पड़ेगा, एम्पिसिलिन का भी प्लेटिंग, टेट्रासाइक्लिन का भी प्लेटिंग। यही बात NCERT में बोल रहा था कि अगर आपको पता लगाना है कि किस में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप PBr322 का यूज़ करते हैं तो आपको दो प्लेटिंग करना पड़ेगा। लेकिन एक और ऐसा भी प्लाज्मिड है जिसमें सिंगल प्लेटिंग में ये पता चल जाता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट किस में है, तो उस वाले प्लाज्मिड के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि आज के क्लास के बारे में बस इतना ही था, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करके इस बात को लिख दिया जाए, क्योंकि लाइट भी कट चुका है और अंधेरा हो गया होगा, ठीक है। अपने मोबाइल का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा लें, नोट करके यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़ PBr322 used, then for the selection of recombinant transformant we need 2 प्लेटिंग, हम लोगों को 2 प्लेटिंग करना पड़ेगा, 2 प्लेटिंग, ठीक है। ये इस PBr322 के बारे में है, यानी कि 2 प्लेटिंग करने के बाद में यू विल बी बेटर नो वेयर योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ प्रेजेंट, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर प्रेजेंट है, ये 2 प्लेटिंग करके आपको पता चल जाएगा। लेकिन एक ऐसा भी प्लाज्मिड है NCERT में लिखा हुआ है जो कि एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के अंदर जा कर के कुछ कलर बनाने लगता है, ब्लू कलर बनता है, ब्लू कलर नहीं बनता है। तो उसी में हम लोगों को देखना है कि आखिर वो कौन सा ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें हम लोगों को सिर्फ सिंगल प्लेट में ही हमारा काम हो जाएगा। सिंगल प्लेट में हम पता लगा लेंगे कि उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं। यहाँ पे 2 प्लेटिंग की ज़रूरत पड़ी, एम्पिसिलिन और दूसरा टेट्रासाइक्लिन का। तो ये था आज का अपना PBr322 का टॉपिक। इस तरह से PBr322 ख़त्म हो गया। PBr322 का यूज़ करके हम लोग कैसे प्लेटिंग करते हैं, ये प्लेटिंग मैंने बता दिया। रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसके पहले भी कुछ वीडियोस था रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट पे, पढ़ते रहिए वीडियोस में, और भी इस तरह से छोटे छोटे वीडियोस लेके आता रहूँगा। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जैसे कि अलग अलग एग्जामिनेशन होते हैं, फार्मेसी के एग्जामिनेशंस होते हैं, नर्सिंग के एग्जामिनेशन होते हैं, इन सब में सारा इसी तरह का सिलेबस होता है। प्लस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी PBr322 पढ़ना है, सिलेबस में है, CBSE बोर्ड में है, स्टेट बोर्ड में है, ठीक है। तो इस तरह से पढ़ते रहिए। हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आज के लिए फिर इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।